नमस्कार। मैं आज आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बैकबेंचर्स में स्वागत करता हूं और मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने अपना पहला अध्याय छोड़ा था। विषय गंभीर है कि हम अपने विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें। बार-बार मैं बिना उदाहरण के कोई बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, उसके पीछे जो भी घटनाएँ रही हैं, मैं उन घटनाओं को ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा। हुआ यूँ कि एक बार हम जब पहली बार 10वीं कक्षा में हम फ़ेल हो गए, दूसरी कक्षा में 1982 में तैयारी कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर कुछ नए अध्यापक भी आए थे और लाहिड़ी मास्टर जी हमारी क्लास ले रहे थे। श्री संतोष कुमार लाहिड़ी और किसी कारणवश अशोक मास्टर जी आए वहाँ पर और दोनों जन बात करने लगे। बात करते-करते क्या हुआ कि अचानक कहीं से कुछ बात हुई और हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर भी अजीब ढंग का था, खैर। तो लाहिड़ी मास्टर जी ने सबको कहा कि ठीक है, आप लोग हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। दंड था हमारा, हम दरी में बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए और मैं यथावत पीछे के खिड़की के पास में खड़ा हो गया। मेरे बाईं तरफ संजीव कौशिक, दाहिनी तरफ खुर्शीद और हम सब साथ खड़े हुए थे। हम बातें कर रहे थे आपस में, हाथ तो ऊपर धीरे-धीरे नीचे होते ही रहते हैं। अचानक क्या हुआ कि हमारे एक सीनियर थे जो उस गैलरी से गुज़र रहे थे, उन्होंने देखा कि हम सब खड़े हुए हैं, तो उन्होंने अंदर आकर पूछा कि मास्टर जी, ये हो क्या रहा है? अब मैंने पहले भी आपको पहले अध्याय में बताया था कि सारी परिस्थितियाँ हमारी अपनी गढ़ी हुई थी। तो मैंने तुरंत बोला, नाटक हो रहा है। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा। अशोक मास्टर जी को भेजा, अंदर आए और आने के बाद वो बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा, ये कौन बोला था? सब चुप। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन था? मेरे पड़ोस में खुर्शीद। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। तुरंत बोला विष्णु। मास्टर जी ने मुझे आगे बुलाया। आगे बुलाने के बाद कहा कि उनके पास एक शीशम की डंडी थी, उन्होंने उठाई और उठाने के बाद बोले हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया। तो बोले बताओ क्या कह रहे थे? मैंने मन मन में सोचा, अगर मैं बता दूं तो भी मार पड़ेगी, ना बताऊं तो भी मार पड़ेगी, तो इससे अच्छा है ना बता के ही बचा जाए। हो सकता है 2-3 छड़ियों में काम निपट जाए। तो ये भी हिसाब किताब दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने उन्हें बड़े कड़क आवाज में कहा, बताओ जल्दी क्या कह रहे थे? मैंने कहा मास्टर जी, मैं कह रहा था कि नाटक हो रहा है। बोले ये नाटक हो रहा है? और उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। मारते मारते मैं धीरे धीरे पीछे आता गया मास्टर जी, और आगे बढ़ते गए और करते करते हम कक्षा के बीच में आ गए। बीच में जब हम आए तो मैंने देखा कि सारे बच्चे मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं इस तरह से, और बाकी बच्चे कह रहे हैं कि, फिर मुझे सुनाई पड़ा कि बच्चों ने कहा कि विष्णु हाथ नीचे कर। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से, मेरा ये हाथ, एक ही हाथ ऊपर है और उसी पे डंडे पड़ रहे हैं। एकदम से मुझे लगा कि कुछ गलत तो हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन मैंने तुरंत दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। अब दूसरा हाथ जब आगे बढ़ाया तो मास्टर जी एकदम से बोले, अब क्यों? तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। मतलब ये जो मेरा एक हाथ पे मार खाना था और निरंतरता के साथ उसमें जो डंडे पड़ रहे थे, मुझे लगा कि ये मेरे मतलब ढीठ पने की निशानी थी। पता नहीं, और मास्टर जी को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये बेचारा हाथ क्या करे, जिस पे डंडे मारने के बाद वो जो सुन्न हो गया, उसमें पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है, डंडे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं। खैर मास्टर जी ने उसके बाद, मैंने किसी तरह मास्टर जी का गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने मास्टर जी से कहा, लेकिन मास्टर जी ने एक दंड दे दिया उसी वक्त कि आज से तुम 1 हफ्ते तक मैं कक्षा से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम दरवाजे पर खड़े होकर पढ़ोगे। ठीक है, मैं घर आ गया। घर आने के बाद देखा कि हाथ तो तब तक सूज चुके थे दोनों। तो मैं कमीज नहीं खोल पा रहा था, तो मैंने, अब अम्मा को मैं बताना नहीं चाहता था, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरे दोनों हाथ सूजे हुए थे तो कमीज के बटन नहीं खुले। कमीज के बटन नहीं खुले तो अम्मा के पास जाना पड़ा, और अम्मा से जब मैंने कहा तो अम्मा ने पूछा कि ये क्या हुआ है, तो मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ी कि ये ऐसे ऐसे हुआ। और सुनते ही अम्मा ने मेरे गाल पे 2 तमाचे लगाए कि तुम्हें शर्म नहीं आई? अध्यापकों का तुम अपमान करते हो इस तरह, तुम वहां जाकर अध्यापकों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, यही संस्कार है? और अम्मा का जो भाषण था वो मिला। अम्मा ने मुझे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अम्मा ने कहा, ठीक है एक काम करो, जरा पोस्ट ऑफिस जाओ और रुड़की अपने ननिहाल तार कर दो कि बड़े भाई साहब आ जाएं। बड़े भाई साहब कालागढ़ में पढ़ते थे, 10वीं के बाद रुड़की चले गए थे पढ़ने के लिए हमारी ननिहाल। तो बड़े भाई साहब अगले दिन अवतरित हो गए। अब बड़े भाई साहब जब आ गए तो हम वो हाथ मुंह धोए और उसके बाद तैयार होने लगे कि भाई खाना वाना खा के आराम करेंगे। अम्मा का फरमाना हो गया, तब तक आ गया कि भाई आपको तुरंत अभी जाना है लाहिड़ी मास्टर जी के, और उनको, लाहिड़ी मास्टर जी को रात को खाने पर आमंत्रित करके आना है। बड़े भाई साहब बड़े शांत शिष्ट, उनका अपना पढ़ाई पर ध्यान, और अच्छे फ्रंट बेंचर। चले गए। शाम को लाहिड़ी मास्टर जी आ गए खाना खाने के लिए। हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं साहब, हम पीछे बैठे हुए हैं घर के कि भैया अब क्या होगा, अब क्या? तो खैर बात अंदर होती रही और खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई बातें चल रही हैं, तो अचानक मुझे सुनाई पड़ा कि अम्मा ने कहा कि भैया से, जाओ उसे बुला के लाओ।
मैं तो वहीं खड़ा हुआ था, बाहर बुलाना क्या था, मैं चला गया अंदर, सर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा हुआ। अम्मा ने कहा कि ऐसा है, पैर पकड़ के माफी मांगो अभी। बड़ा अभिमान अंदर, मारे भी यही, माफी भी यही मंगवाए, सारी इनकी, मतलब हमारा कुछ नहीं है। तो खैर माफी मांग ली, लेकिन मन में एक बड़ा क्रोध। लाहिड़ी मास्टर जी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाया, और बिठाने के बाद सीधा उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर, जो सूजा हुआ हाथ था उसके ऊपर ऐसे, और जब उन्होंने वो स्पर्श जो किया, और उसके बाद जो मैंने उनके चेहरे पर जो चिंता और दुख की रेखाएं देखी, बड़े मतलब रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है, वो थोड़ा शैतान है। अम्मा को हमारे इन सब का असर नहीं। अम्मा ने कहा कि ऐसा है, बच्चे को यह जानना चाहिए कि शैतानी और बदतमीजी के बीच में जो एक सूत बराबर अंतर होता है वो क्या है। अम्मा हमारी बड़ी सख्त। फिर अम्मा ने मास्टर से कहा, मास्टर जी अगर आप हो सके तो इसे पढ़ाइए व्यक्तिगत रूप से, और किसी तरह ये पास हो जाए, और उसके बाद तो मैं इसे फौज में भेज दूंगी। खैर उसके बाद फिर मास्टर जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा और ये अपना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा ने मुझे एक और आदेश दे दिया मास्टर जी के जाने के बाद कि एक काम करना कि वहां जाना, जाने के बाद सुबह जाओगे, वो अकेले रहते हैं क्योंकि मास्टर जी अविवाहित थे। बोले वो सुबह जाना है, वहां पर उनके लिए चाय बनानी है, उनका कमरा भी साफ करना है, उनके बिस्तर भी ठीक करना है, सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, अपना मान ली गई सारी बातें। 1 वर्ष तक हम पढ़े, और 1 वर्ष बाद परीक्षा का परिणाम भी आया। तैयारी हमने भी की, इसलिए नहीं कि बहुत कुछ कोई पहाड़ तोड़ना था, सिर्फ इसलिए कि अम्मा का विश्वास मास्टर जी के ऊपर, मास्टर जी का विश्वास हमारे ऊपर, थोड़ा विश्वास हम में जगा, किसी का विश्वास डिगे नहीं, इसलिए प्रयास किया गया। और अपनी आशा के बिल्कुल उल्टा, हमें बहुत अच्छे नंबरों से हम पास हुए, करीबन 43-44% लेके। तो साहब वहां से वो हमारा पहला पायदान था और जिंदगी शुरू हो गई। लेकिन मैंने जो आपको पहले अध्याय में भी कहा था कि हाथ पकड़ना, मास्टर जी अगर मुझे सुन रहे होंगे तो मास्टर जी का, मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन मास्टर जी का पढ़ाया हुआ मुझे कोई एक भी शब्द याद नहीं है आज, लेकिन मास्टर जी का वो स्पर्श आज भी याद है, मास्टर जी का वो हाथ पकड़ना आज भी याद है। मुझे याद है कि मास्टर जी ने किस तरह से हौसला बढ़ाते हुए एक एक कदम मुझे आगे बढ़ाया। और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात आज यहाँ पर बैठ के मास्टर जी को कह रहा हूँ कि मास्टर जी, मैंने अपने 25 वर्षों में कभी किसी विद्यार्थी का हाथ नहीं छोड़ा। बात आगे बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर हाथ छोड़ने से जो बात आई, जो मैंने समझा वो ये कि हम जब अपने बच्चों का और अपने विद्यार्थियों का हाथ छोड़ते हैं तो परिणाम क्या होता है। एक संस्था है जो द हिंदू में एक छपी थी रिपोर्ट, और उसके अनुसार जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों के अनुसार एनसीआरबी की का जो आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि 2016 से लेके और 2018 के बीच में लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। किसने धकेला, किसने पहुंचाया उन्हें उस हद तक कि वो अपने जिंदगी को समाप्त कर ले। जिंदगी समाप्त तब ऐसे नहीं होती, जिंदगी समाप्त तब होती है जब विद्यार्थियों के उससे पहले सपने मरते हैं, तब वो विद्यार्थी मरता है। और उसके सपने मारता कौन है? क्या हम अपने माता पिता होने पर गर्व करते हैं? क्या हम अपने शिक्षक होने पर गर्व करते हैं? क्या हम अपने विद्यालय होने पर गर्व करते हैं? ये पूरा तंत्र सड़ा हुआ है। इसलिए सड़ा हुआ है कि पता नहीं क्यों जब आप अपने बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का शव देखते हैं तो आपको घुटन नहीं होती। पता नहीं क्यों आपको दुख नहीं होता। पता नहीं क्यों क्रोध नहीं आता। मुझे आता है। मुझे आता है, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। मुझे आता है, इसलिए ये विरोध की आवाज उठाई कि होना चाहिए, क्योंकि हम समाज को पूरी तरह, हम सब बच्चों को ये बताते हैं कि तुम्हें सपना देखना है तो सपना तुम इस तरह देखोगे, इस तरह देखोगे, ये बताना चाहिए। उसके बदले में हम बताते हैं बच्चों को कि तुम सपना ये देखोगे, हमारी मर्जी। हम उसे सपने देखने तक की आजादी नहीं देते। हम शवों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम उन बच्चों के सपनों के साथ कभी भी हम समझौता नहीं करते। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार, विद्यालय अपनी चलाए हुए है, माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों में जीना चाहते हैं, अध्यापक उन दोनों के बीच में वो कुछ और ही कर रहा है। सब कुछ एक दलदल है जिसके बीच में वो बच्चा फंसा हुआ है। जो बच्चा नहीं जानता कि आप उसकी उलझन समझिए कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। और हमेशा हम लोग एक बात कहते हैं कि जमाना बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है, नई पीढ़ी है, इनको तो कुछ नहीं। ये हम अपने पलायन का रास्ता ढूंढ लिया है हमने, बार बार ये कह के कि जमाना बदला है। जमाना कुछ नहीं बदला, हम बदले हैं, क्योंकि हमने अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ा है। अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़कर हम सारा दोष विद्यार्थी पर उठाकर दे देते हैं। सारा दोष इसके सर उसके सर, यही चल रहा है। क्योंकि यह बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो विद्यार्थी, वो जो जीना चाहता है, वो जो बचपन है उसका, उसको हम इतना साहस ही कभी नहीं देते कि वो अपनी असफलताओं से लड़ पाए। बड़ा अच्छा शेर है एक,
कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वो तबीयत कहां है? इतना साहस हम में क्यों नहीं है कि हम इस विषय पर नहीं बात करते, इस विषय पर बोलते नहीं, इसका विरोध नहीं करते। मैंने ये चैनल इसलिए नहीं बनाया कि मुझे YouTube पर मजा करना है, मस्ती करनी है। मैंने इतने वर्षों पढ़ाया और अपने अनुभव के आधार पर सिर्फ एक बात समझ में आई कि इन बच्चों के लिए कोई तो आवाज उठाए, कोई तो इन बच्चों के लिए लड़े। दुष्यंत कुमार के दो शेर के साथ ये अपनी बात खत्म करता हूं कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि कम से कम मैं अपने विद्यार्थियों का शव नहीं देखना चाहता। नमस्कार। यदि आप लोग इस आंदोलन में मेरे साथ हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई विद्यार्थियों की है, ये लड़ाई बच्चों के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस तंत्र को बदलकर समाज में फिर से बचपन को जिंदा रखना चाहते हैं, नौजवानों को उनका काम करते हुए देखना चाहते हैं, ना कि कहीं और। धन्यवाद।